एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब मॉक टेस्ट सीरीज में हम करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हरियाणा ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने चला रखी है। इसमें 7 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज की क्लास में हम करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी का हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 करके। सारा का सारा जो प्रैक्टिस सेट है वो HSSC के पैटर्न पर है। जो HSSC ने ग्रुप डी का जो सिलेबस दिया, एग्जाम पैटर्न दिया, उसी आधार पर ये सारा मॉक टेस्ट रहेगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज ऐप 7900 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफी सारी स्टडी में काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। नॉलेज ऐप मॉक टेस्ट ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम इसमें करने वाले हैं। डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, साहिल अपडेट्स के नाम से। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम शुरू करते हैं। 100% करेंगे डिटेल में 1 बाय 1 सभी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हरियाणा जीके, सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर शामिल है। पहला प्रश्न है, ये इंग्लिश का प्रश्न है। पहला, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन? जोवाइल। जोवियल जो वर्ड है इसका सिनोनियम बताना हमने। जोवियल वर्ड का क्या बताना है? सिनोनियम हमने बताना है, क्या रहेगा। तो इसमें देखो, द वर्ड जोवियल, जोवियल एक एग्जेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग दैट इज चीयरफुल, फ्रेंडली एंड फुल ऑफ हाई स्पिरिटेड गुड ह्यूमर। यानी कि जो खुश हो, जो फ्रेंडली बिहेवियर रखता हो, जो हैप्पी हो, वो था जोवियल। और इसका सिनोनियम हो जाएगा मैरी। मैरी शेयर्स दिस एग्जैक्ट डेफिनेशन, मीनिंग फुल ऑफ फन, लाफ्टर एंड फेस्टिव चेयर। खुशी से संबंधित है मैरी का भी अर्थ और जोवियल का भी। तो ऑप्शन बी जो दिया गया था मैरी, ये जोवियल का सिनोनियम हो जाएगा इसमें। बाकी जो वर्ड दिए गए थे, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनएबल टू बिलीव समथिंग, किसी पर विश्वास ना करना, अविश्वासी। एक ऑप्शन था रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है जो देश दंगा वगैरह करने वाला, रिबेलिंग। और डिजी, डिजी का मतलब होता है ए फिजिकल सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, ठीक है, यानी कि चक्कर आना, ये सारी चीजें। तो इन सभी का वर्ड आपको मीनिंग आपको समझा दिया है। और जो वर्ड है जोवियल, इसका सिनोनियम हो जाएगा मैरी, MERRY। एक होता है MARRY, वो होता है शादी वाला, और ये है MERRY, ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन नेचर, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या फिर सेलुलोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है इनमें से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन डी करके। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, एक संरचनात्मक पॉलीसेचेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक है। देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आता है साइंस के क्वेश्चन में भी। पौधों की जो कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? तो बनी होती है सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। पृथ्वी का अधिकांश जैव द्रव्यमान में वनस्पति और वृक्ष शामिल है, इसलिए सेलुलोज को पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक और जैव बहुलक माना जाता है, ठीक है। कपास इसका सबसे शुद्ध रूप है जिसमें 90% सेलुलोज होता है। देखो, सबसे ज्यादा सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है? कपास के अंदर। कितना? 90%। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, वो है सेल्यूलोज। पेड़ पौधे कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। सबसे अधिक किस पौधे में पाया जाता है? कपास के अंदर। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। तीसरा प्रश्न है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक, और यह है करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल 3 है, ए एन और द। इसमें क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट इज ब्लैंक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। बेरोजगारी जो है वैश्विक समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो इसमें आर्टिकल तो आएगा। अब द अकेला नहीं आएगा क्योंकि स्पेशल एक ही प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम का मतलब जितनी भी प्रॉब्लम हो उनमें से एक यूनिवर्सल की एक प्रॉब्लम ये भी है। तो ए या एन में से एक आर्टिकल आएगा। तो यूनिवर्सल, देखो शुरू तो नाउन से है, सॉरी वोवल से है। वोवल 5 होते हैं ना, A E I O U, लेकिन बोला जाता है यूनिवर्सल, यू, यह की आवाज आएगी।
ये होता है कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आ गया प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया है 2300 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर एस, रेशियो है 2:6:9:6, फाइंड द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ पी एंड एस। 2300 रुपए है, कितने हैं, 2300, 2300 रुपए। 4 व्यक्ति हैं पी क्यू आर और एस, इनको 4 भागों में बांटना है, किस अनुपात में, 2:6:9:6 में। तो पी और एस के हिस्सों का जोड़ बताओ। देखो पी का ये है, क्यू का 6 है, आर का 9 है, एस का 6 है। इन चारों का अनुपात रखा 2:6:9:6। इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, कितना बन गया 23x। अगर हम सारे x लगा के चले, ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 6x प्लस 9x प्लस 6x, टोटल कितना हो गया 23x। और ये टोटल अमाउंट हो गया 23x, किसके बराबर दे रखी है, 2300 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 23 से भाग देंगे तो 100 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 की। तो p का हिस्सा है 2x और s का हिस्सा है तीसरे वाला, ये p का है, ये q का, ये r का और ये s का कितना हिस्सा है 6। तो 6 और 2 8x, x का मान कितना था 100 था, तो p और s का जोड़ कितना हो जाएगा 800। p और s के हिस्सों का जोड़ कितना आएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग निकाल सकते हैं भाई, x की वैल्यू 100 आ गई थी, तो p के हैं 200 रुपये, q के हैं 600 रुपये, इनके पीछे जीरो लग जाएगी, डबल जीरो बस, p q r s, q और s को बराबर रुपए मिलेंगे 600 600। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। अगला प्रश्न है कि महावीर जयंती 2026 में किस दिन मनाई गई थी। महावीर जयंती 2026 में किस दिन बनाई गई थी। देखो महावीर जयंती का इस कैलेंडर की तिथि से कोई मतलब नहीं है, ये जो कैलेंडर चलता है ना जनवरी फरवरी मार्च वाला, इस हिसाब से नहीं बनाई जाती है, कुछ तिथियां ऐसी होती है। ये किस तिथि को पढ़ा था, देखो वैसे 31 मार्च की आई थी, अब लेकिन तिथि क्या है, किस तिथि को मनाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। देखो भारत के राष्ट्रपति ने महावीर जयंती की का ये जो देखो भगवान वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनके जन्म से संबंधित है महावीर जयंती। 2026 में 31 मार्च को मनाया जाएगा, जो चैत्र मास, देखो ये है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है महावीर जयंती। महावीर कौन थे, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये। तो इसका तो उत्तर वैसे हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मार्च। चौथा सवाल है गणित का, ये सोल्व करना है, ये गुणा भाग का सोल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखो, गुणा करने मत बैठना। ये है 6.35 की 3 बार गुणा और ये 3.65 की 3 बार गुणा, यानी कि ऊपर तो क्या है 6.35 की क्यूब जमा 3.65 इसकी क्यूब। देखो ये सारी स्टेटमेंट हमें दे रखी है, ऊपर है 6.35 3.65, नीचे है 63, 10 गुना दे रखा है, ये 36। ऊपर क्या दे रखा है 6.35 की क्यूब जमा 3.65 की क्यूब, नीचे है 63.5 का स्क्वायर जमा 36.5 का स्क्वायर माइनस 63.5 गुना 36.5। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब जमा बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको देखो 63.5 को 6.35 करेंगे, इनकी गुणा में 10, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ऐसे इसका भी गुणा 10 और इन दोनों का गुणा 10 और 10 100 हो जाएगा। अब इसमें से 100 सारे में से बाहर आ जाएगा, नीचे वाले में 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुणा 10 100, तो 100 बाहर आ गया, अंदर बनेगा 6.35 का स्क्वायर जमा 3.65 का स्क्वायर माइनस 6.35 गुणा 3.65। ऊपर हमने फार्मूला खोल दिया ए क्यूब जमा बी क्यूब का, ए जमा बी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर बनेगा 6.35 जमा 3.65 यानी कि 10 और नीचे बनेगा कितना 100, 10/100 यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि 0.1। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा 0.1, इसका उत्तर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका ध्यान से देखना। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 0.1। अगला है 7 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ CFL, जो हम घर में बल्ब यूज करते हैं उसमें CFL यूज करते हैं। CFL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CFL होती है कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप।
कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये CFL की फुल फॉर्म होती है, जो हम घरों में लगाते हैं ना व्हाइट लाइट वाले, पहले बल्ब लगाते तब CFL लगाते। ये 10 वाट की आती है, बल्ब आता है 100 वाट का, 10% एनर्जी यूज कर पाता है इसका बल्ब। एक बल्ब और 10 CFL बराबर है, 10 वाट की बात हो रही है। अगला है प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? पर्वतीय मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। देखो हरियाणा में वैसे तो सारी मिट्टी पाई जाती है, हर प्रकार की, लेकिन इनमें से सबसे कम मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम पाई जाती है काली मिट्टी। हालांकि देखो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास के लिए, और हरियाणा में कपास होती है। लेकिन देखो पर्वतीय मिट्टी, जो शिवालिक का जो क्षेत्र है ना, उधर पूरे हरियाणा में उस ऊपर वाले हिस्से में जो उत्तरी हरियाणा है, वहां पे सबसे अधिक मात्रा में शिवालिक मिट्टी। कछारी मिट्टी, यह जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना हमारी, एलोवियल सॉइल, ये मैदानी भागों में पाई जाती है, बीच का हरियाणा जो हो वहां पर। लाल मिट्टी है, ये अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इन तीनों के हिसाब से सबसे कम पाई जाती है काली मिट्टी चारों में, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत हरियाणा ने कितने हेक्टेयर अवसादित भूमि के पुनरुद्धार की घोषणा करी है? यानी कितने हेक्टेयर ऐसी भूमि जो डेड भूमि हो चुकी, जो बंजर भूमि हो चुकी है, जिस पर अरावली का नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? तो ये है 25,000 हेक्टेयर भूमि पर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना चलाई जाएगी, नए पौधे लगाए जाएंगे हरियाली के लिए, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है, मलयालम लेखक वासुदेव नायर का निधन 2024 में हो गया था, वे किस राज्य से संबंधित थे? वासुदेवन नायर प्रसिद्ध मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता MT वासुदेव नायर केरल राज्य के थे। ये है MT वासुदेव नायर, केरल के थे ये। 1933 में केरल के पलक्कड़ जिले में जन्म हुआ और 25 दिसंबर 2024 को इनका निधन केरल के कोझिकोड में हो गया था। एक फिल्म निर्माता भी थे ये और एक लेखक भी थे, मलयालम लेखक थे वासुदेवन नायर। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? MT के नाम से मशहूर वासुदेवन नायर, इनको 1995 में सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1995 में, और 2005 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। वासुदेवन नायर केरल के रहने वाले थे ये। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, केरला से। प्रश्न नंबर 11 है, और ये स्ट्रक्चर दे रखा, इसकी मिरर इमेज बतानी है, क्या बनेगी? मिरर इमेज बतानी है इसकी, क्या बनेगी? देखो मिरर इमेज का मतलब है इसके इस साइड में मिरर है यहाँ पे, तो इधर क्या बनेगा? देखो ये एस ऐसे है तो ये एस दिखेगा उल्टा दिखेगा, इसमें सीधा दास बना हुआ ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें यू ऊपर बना हुआ है तो यू तो ऊपर ही बनेगा ना ऐसे, इसमें ये ऊन नीचे करके, तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन सी बच गया, ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सिर्फ दो देख के, पहला और आखिरी अक्षर देखकर। एस ये ऐसे सीधा है तो ये इसका उल्टा बनेगा, इस वजह से दो ऑप्शन कट गए। यू ऐसे सीधा है तो ये यू तो यू ही बनेगा, ये उल्टा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी भी कट गया। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का। प्रश्न 12 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान जो हमारी पॉलिटी है उसमें है क्वेश्चन कि हमारे संविधान में ऐसी कौन सी रिट है जिसका अर्थ है यू मे हैव द बॉडी, आपके पास शरीर है। किस रिट का अर्थ है ये? 4 रिट दे रखी, इसमें से किसका अर्थ है यू हैव द बॉडी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस, इसका अर्थ है टू हैव द बॉडी, तुम्हारे पास शरीर हो सकता है। अभी क्या चीज है? यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति या अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है। इसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना अनिवार्य होता है ताकि उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सके। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करे तो उसके लिए होती है। और किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 32 में ये सुप्रीम कोर्ट की रिट है, और अनुच्छेद 226 के तहत ये हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट हमारे पास दी गई है, उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबस कार्पस। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका।
इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारा स्टडी मेथड, काफ़ी सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, इनमें से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? 4 नाम दे रखे हैं, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गेन के नील हरित शैवाल, अल्फाफा और नाइट्रोलिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं? तो देखो, अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गिन दो हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। अजोला है, ये एक एक्वेटिक फर्न है, इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने वाले एनाबिले एलोजोली होते हैं। ठीक है, इसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, एजोला को, एक्वेटिक फर्न होती है ये। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गिन नील हरित शैवाल, इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये भी नाइट्रोजन को सीधे मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता रखता है। इसे जैव उर्वरक के रूप में प्रसिद्ध है, ये धान के खेतों में प्रयोग करते हैं। अल्फाफा क्या है? अल्फाफा एक घास होती है, फलीदार फसल है। और नाइट्रोलिन ये जैव उर्वरक नहीं है, ये अलग चीज होती है। तो जैव उर्वरक दो ही है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी और एक है अजोला। इसमें दो ही है, अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, पहला और दूसरा ही। तो ये चौथा और तीसरा ये नहीं आएगा, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें पहला और दूसरा है। इसके चारों ऑप्शन हमारे पास गलत है, सिर्फ पहला और दूसरा दो हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होते हैं, एजोला और नील हरित शैवाल। प्रश्न नंबर 14 है कि हरियाणा किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? माधवगढ़ का किला, और ये है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है माधवगढ़ का किला, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि 1607 में फरीदाबाद शहर किसने बसाया था? फरीदाबाद शहर किसने बसाया था 1607 में? 1607 में फरीदाबाद शहर की स्थापना जहांगीर के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर शेख फरीद, जिसे बाबा फरीद भी कहा जाता, उसने करी थी। फरीदाबाद की स्थापना करी शेख फरीद ने। कौन था ये? तो जहांगीर था ना मुगल सम्राट, उसका ट्रेजरर, उसका कोषाध्यक्ष था, यानी कि जो धन का सारा हिसाब किताब रखने वाला। ठीक है, ट्रेजरर था शेख फरीद, जिसको बाबा फरीद कहा जाता, इसने बसाया था। उन्होंने इस शहर को दिल्ली और आगरा के बीच व्यापार की रक्षा करने और यात्रियों की सुविधा के लिए बसाया था। ठीक है, फरीदाबाद शहर शेख फरीद या बाबा फरीद, इसके नाम पर फरीद का नाम से फरीदाबाद बना था ये। कौन था ये? जहांगीर का कोषाध्यक्ष था ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा फरीद ने। प्रश्न नंबर 16 है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। 4 में से 3 शब्द हैं जो हाथी के पर्यायवाची है कि नहीं है। देखो, वितुंड भी कहते हैं, कुंजर भी और मतंग भी। ऑप्शन सी दिया है सैंधव। सैंधव जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये है घोड़े का। सैंधव किसका पर्यायवाची? घोड़ा का। हाथी का है वितुंड, कुंजर और मतंग। आ गया प्रश्न नंबर 17। द यूनियन लेजिस्लेटर कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची पर शामिल किसी भी विषय पर केवल कानून कब बना सकती है? भाई देखो, संघ सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर तो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी चलेगी केंद्र की, लेकिन दोनों बना सकते हैं। राज्य सूची पर केवल राज्य बना सकते हैं, संघ सूची पर केवल संघ बना सकता है। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है कि जो राज्य सूची है उसके ऊपर संघ जो है, केंद्र सरकार जो है, वो भी कानून बना सकती है? किस कंडीशन में बना सकती है? संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर तभी कानून बना जब संविधान में उल्लेखित 5 परिस्थितियों में से कोई एक हो। ऐसी 5 कंडीशन है जब राज्य सूची पर केंद्र सूची संघ सूची कानून बना सकते। कौन कौन सा है? एक तो राज्यसभा का प्रस्ताव, अनुच्छेद 200, यानी कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से। भाई राज्यसभा चल रही है, उसमें जो प्रेजेंट है उसमें से 2/3 सदस्य ये कहते हैं कि भाई इस पर बनाना जरूरी है राज्य सूची के किसी विषय पर, तो कानून बन सकता है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला है अनुच्छेद 250, नेशनल इमरजेंसी हो देश में, तब राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे देश या किसी हिस्से के लिए कानून बन सकता है। अगला अनुच्छेद 252, राज्यों की सहमति, 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल सदन संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तब बना सकती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय को संधि हो उसके लिए। आखिरी है राष्ट्रपति शासन हो, 356। भाई राष्ट्रपति शासन हो तब तो राज्य की कोई पावर ही नहीं रहती। एक तो आपातकाल में, इमरजेंसी में, एक राष्ट्रपति शासन में, सारी पावर केंद्र के पास हो जाती है। ठीक है, तो ये है मेन।
राष्ट्रपति शासन हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हो, राज्यों की आपसी सहमति हो, राज्य कह दे कि भाई आप कानून बनाओ, समझिए किसी बात पर, या फिर कोई इमरजेंसी लगी हुई हो, या फिर राज्यसभा का प्रस्ताव हो 2/3 बहुमत से। तो देखो इसमें ये दो तो ऑप्शन तो कट गए, इसमें राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे नहीं, 2/3 बहुमत से पास करेगा, 2/3 बहुमत से, तो इसका मेन आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। देखो ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2/3 स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा। राज्यसभा प्रस्ताव तो सिंपल भी मेजोरिटी से पास कर सकते, सिंपल मेजोरिटी से 50% से, 2/3 बहुमत मेंशन नहीं करे, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, या फिर राष्ट्रपति शासन के समय, या कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हो, ये पांचों पॉइंट हमें ध्यान रखने जो अभी देखे हैं वो। अगला है इनमें से अलग क्या है, देखो बी के बाद WX, एक्स के बाद YZ, दो का गैप है सभी में, P से QRST, बी से BCDEF, दो का गैप, इसमें KLM और M से N में 1 का गैप है, तो ये ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सभी में दो का गैप है, लेकिन KMN पहले वाले में 2 का गैप ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में 1 का गैप है, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन भरनी है। ही वाज स्टेबल्ड ए लुनेटिक विद ए डैगर। स्टेबल्ड होता है छुरा गोपना, लुनेटिक होता है पागल व्यक्ति से, उसको किसे ही वाज स्टेबल्ड, उसको छुरा गोपा गया किसके द्वारा, बाई ए लुनेटिक, एक पागल व्यक्ति के द्वारा, बाई आएगा, ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशंस वगैरह होती है, इसका एंटोनियम बताना, विलोम शब्द बताना है। ठीक है, रेग्रेट तो होगा पछतावा करना, डिस्पेयर होना निराश होना। देखो एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद लगाना किसी से, आशा की करना, मुझसे इसके ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं इससे ये आशा रखता हूँ। डिस्पेयर होना निराश करना, निराशा, इसका मतलब होता है आशा, और इसका मतलब होता है निराशा, तो ऑप्शन सी इसका एंटोनियम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है निष्कलंक का संधि विच्छेद। निष्कलंक का, नी प्लस कलंक, नी प्लस में कलंक, विसर्ग संधि है ये, विसर्ग संधि है, नी के पीछे विसर्ग आएगा, नी प्लस में कलंक, निष्कलंक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का निर्देश किस स्थान पर दिया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां पर खोले जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के 7 जिलों में 13 नई फास्ट ट्रैक अदालत खोलने के निर्देश जारी करे थे NDPC एक्ट के तहत। ठीक है, ये अलग अलग जिले दे रखे हैं जहां पर 21 अदालतें खोलनी है, लेकिन मेन जो है इसमें वो है पोक्सो के लिए। पोक्सो मामले में त्वरित निपटान के लिए फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव में फास्ट ट्रैक गठित करने के निर्देश दिए गए थे। फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव के अंदर दिए थे। इसके अलावा पहले दिए थे अम्बाड़ा, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में भी NDPC के मामले थे उसके बारे में। ठीक है, NDPS के मामलों के बारे में। और पोक्सो के मामले हैं फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव। सबसे पहले ये पोक्सो एक्ट के तहत सबसे पहले 3 स्थानों पर दिए गए थे, फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव, ये ध्यान रखना है। अगला इनमें से कौन सा अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा गलत दिया गया है ये बताना हमें। अब लगाओ आइडिया क्या है। देखो हिसार की स्थापना करी थी फिरोज तुगलक ने, हिसार शहर की हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया गया था। ठीक है, तो हिसार की स्थापना करी थी फिरोज तुगलक ने, बिल्कुल सही दिया गया है ये। फरीदाबाद की स्थापना हमने पढ़ी थी, किसने करी थी, शेख फरीद ने, जहांगीर का खजांची था। ठीक है, शेख फरीद। रेवाड़ी की स्थापना करी थी राजा रेवत ने, इसकी राजकुमारी के लिए। ठीक है, राजकुमारी था रेवावाड़ी। और सिरसा की राजा सरस ने। चारों के चारों वैसे सही दिए गए, चारों के चारों बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं इसके अंदर। रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत ने, सिरसा का संस्थापक राजा सरस, फरीदाबाद का शेख फरीद और हिसार का फिरोज तुगलक, कोई भी इसमें गलत नहीं है। रटने की बात नहीं, समझने की बात हमें, कोई मतलब नहीं ऑप्शन सही है गलत है, 4 ऑप्शन सही है तो ठीक है, छोड़ दो क्वेश्चन। ठीक है, अगला है ये गणित का सवाल है, सोल्व करना है। एक्स का मान बताओ क्या आएगा। देखो 22 गुना 3 66, सबसे पहले ब्रैकेट शुरू होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, भाग में अभी 5 का स्क्वायर 25 और 2 तिया 2 की पावर 3 8, 25 और 8 33। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, ये 66 भाग में 33 -2x बराबर -30।
33 से काटेंगे कितना बनेगा 2, 2 माइनस 2x बराबर -30। ये 2x इधर आएगा, 30 इधर आ जाएगा, क्या बचेगा 2x बराबर 30 और 2 32। तो x का मान कितना आएगा 32/2 यानी कि 16। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का 16। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही, कौन से नंबर की चल रही है वर्तमान में। तो हरियाणा में वर्तमान में चल रही है 15वीं विधानसभा, 15th नंबर की। 1 नवंबर 1966 से पहली विधानसभा हरियाणा की शुरू हुई थी और फिलहाल चलिए 15वें नंबर की। सीएम है नायब सिंह सैनी। लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधानसभा का स्पीकर कौन है, हरविंदर सिंह कल्याण। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर कौन है, किशन मिड्डा। ये सारे ध्यान रखने, 15वीं विधानसभा हरियाणा की फिलहाल चल रही है, 15 नंबर की, बीजेपी की सरकार है इसमें। प्रश्न नंबर 26 है कि चांद की सतह से अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काले रंग का क्यों दिखाई देता है। चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको आसमान काला दिखता है, क्यों दिखता है। देखो, पृथ्वी से आसमान ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में वायुमंडल है, और वायुमंडल के कारण जो हमारी लाइट आती है, व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश जो आता है सूरज का, वो स्कैटर हो जाता है। तो वॉयलेट और इंडिगो कलर तो हमें दिखाई नहीं देते क्लियर। इसके बाद अगला कलर आता है ब्लू, इस वजह से स्काई हमें ब्लू दिखता है। वॉयलेट और इंडिगो कलर हमारी आंखें ढंग से नहीं देख पाती, लेकिन जिराफ होता है ना, जिराफ, जिराफ को आसमान कैसा दिखाई देता है, वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, ध्यान रखना। जिराफ को आसमान वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। तो चांद पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर से आसमान काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा सरकार द्वारा संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए आरंभ की गई है। संत गुरु रविदास सहायता योजना तो ये की गई है जो छोटे छोटे क्राफ्टमैन हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके लिए शुरू करी गई थी संत गुरु रविदास सहायता योजना। उनको ब्याज रहित लोन दिया गया था 25,000 तक का। ऑप्शन ए उत्तर होगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 28। गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ, कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। देखो, गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस जो हमारे चावल है उनको संशोधित करके इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। दूसरा विटामिन ए भी, गोल्डन राइस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन ए आंसर हो जाए, बीटा कैरोटीन इसके अंदर होता है। आ गया प्रश्न नंबर 29। डोसी की पहाड़ियां हरियाणा और राजस्थान में, तो हरियाणा के किस जिले में है। डोसी की पहाड़ी, देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है हरियाणा के अंदर, अरावली का हिस्सा है डोसी की पहाड़ी। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो तो है गुरु शिखर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर है गुरु शिखर। लेकिन अरावली की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो है डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल, कुलताजपुर गांव वहां पर है, नारनौल के अंदर। ठीक है, नारनौल के अंदर किस ऋषि से संबंधित है ये, च्यवन ऋषि से संबंधित है। डोसी की पहाड़ी किस ऋषि से संबंधित है, च्यवन ऋषि से। अरावली की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, वैसे है गुरु शिखर राजस्थान के अंदर। महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ियां च्यवन ऋषि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, महेंद्रगढ़। प्रश्न नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम गिवन टू द विलेज असेंबली इन द चोल किंगडम। चोल साम्राज्य में गांव की सभा को क्या नाम दिया गया था। गांव की जो सभा होती है जिसको पंचायत बोलते हैं आजकल हम, उसको चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता था। नाडू, सभा, नटर या उर। तो उसको कहा जाता था उर। चोल साम्राज्य में जो ग्राम सभा होती थी उसको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 31। निष्काम में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम में, तो निस प्लस में काम, निष्काम, यानी कि ऑप्शन डी निस उपसर्ग है इसके अंदर। निष्काम में कौन सा उपसर्ग है, निस। अगला है नीला तोता क्या होता है, ब्लू विट्रोल। तो ये होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये इसका पूरा फार्मूला था, कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। नीला थोथा के नाम से इसको ज्यादा ब्लू कलर की वजह से। ऑप्शन ए उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 है किसे लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं। हरियाणा का कालिदास,
देखो एक तो आएगा पंडित लक्ष्मीचंद जी, वो हमारे ऑप्शन में। दूसरा क्या आएगा? दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन, ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 33 का, हरियाणा का कालिदास। अगला है कि कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? पोल्ट्री डिजीज टेस्टिंग लैब, जो मुर्गी फार्म होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पे जो भी बीमारी हो उसकी टेस्टिंग लैब कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर में कब स्थापित की गई थी? 1988-89 के अंदर। कब स्थापित करी गई थी? 1988-89 के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर होगा। अगला 35 नंबर है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा है? 90। उसमें से SC ST के रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 17। कितने हैं? 17 है। तो उसमें से बड़ौदा की भी रिजर्व है, झज्जर की भी है, बावल की भी, लेकिन नारनौल की नहीं है। नारनौल की सीट रिजर्व नहीं है। 17 सीटें हैं जो रिजर्व की गई हैं SC ST के लिए। टोटल सीट है 90 में से, तो उसमें से नारनौल एक नहीं है। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। 36 पूछा गया है, NELM ब्लॉक, JV ब्लॉक, नॉमिनेशन ब्लॉक और CBM ब्लॉक, ये किससे संबंधित है? ये जो अलग अलग ब्लॉक्स दे रखे हैं ये क्या है, किस चीज से संबंधित? जिप्सम पट्टी से, स्वर्ण पट्टी से, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से, या फिर लिग्नाइट स्ट्रिप से? तो ये सारे ब्लॉक हैं हाइड्रोकार्बन तेल और प्राकृतिक गैस, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित है ये। NELP की फुल फॉर्म है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, जो प्रक्रिया के जरिए प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को तेल और गैस खोजने के लिए दिए जाते हैं। NELP ब्लॉक्स न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है, जो तेल की खोज होगी तो प्राइवेट कंपनी को या विदेशी कंपनी को हम लाइसेंस देते हैं। JV ब्लॉक का है ज्वाइंट वेंचर, जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी से चलाए जाते हैं। ONGC, ठीक है, और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी सहायता से जो हम चलाते हैं, तेल वगैरह नेचुरल गैस जो मिलती है, पेट्रोल पंप वगैरह जो होते हैं ना अलग अलग कंपनियों की, वो वाली। नॉमिनेशन ब्लॉक, ये नॉमिनेशन के बेसिस पर होते हैं, बिना किसी बोली के, जैसे ONGC हो गया, इन सभी को भी दिया जाता है। CBM ब्लॉक ये होते हैं कोल बेड मिथेन ब्लॉक्स, ठीक है, कोयले की खदान में पाए जाते हैं। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये सारी है पेट्रोलियम से संबंधित। पेट्रोलियम के कुएं जो होते हैं वहीं पर ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, उन सभी से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 37 है, ये आकृति पूरी करनी है। तो अब इसमें देखो 4 हिस्से हैं, हर हिस्से के अंदर देखो 2 ये ऐसे रेक्टेंगुलर बने हुए हैं, तो इसके अंदर 4 बने हुए गलत हैं, इसके अंदर भी 2 हैं और इसके अंदर भी 2 है, तो ऑप्शन A और B तो कट गया। अब देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है, ये 2 ऐसे, इसके बीच में 2 डॉट, फिर एक बाहर लाइन, अंदर की लाइन और फिर इसकी भी। देखो इसमें बाहर वाली लाइन के बीच में 2 ये रेक्टेंगल बनेगा किसके अंदर? अंदर वाली के अंदर। ठीक है, अंदर की जो 2 लाइनें हैं उनके अंदर ये रेक्टेंगुलर बनेगा, तो ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, 3 स्टेटमेंट दे रखी, इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बतानी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। देखो फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, बिल्कुल। कहाँ पर होती है? हमारे शरीर में जांग की हड्डी होती है, फीमर बोलते हैं। फीमर हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी। ऑप्शन ए सही है। हैजा जो है ये एक बैक्टीरिया से फैलता है, बिल्कुल सही है। एथलीट फुट ये वायरस से नहीं होता, ये होता है फंगस से। एथलीट फुट जो बीमारी है ये फंगस से होती है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट गलत दी गई है, तीसरी स्टेटमेंट गलत दी गई। देखो अगर हम सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट पढ़े कि एथलीट फुट किससे होती है? फंगस से होती है, सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट, तो तीनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि ऑप्शन सी जो है ये तीसरी स्टेटमेंट जो है ये तीनों ऑप्शन में दे रखी है, बी में भी, डी में भी, सी में भी, बल्कि ये तो गलत है। इस वजह से ऑप्शन ए बच गया, हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते, कोई एक स्टेटमेंट हमें देखो, ऑप्शन स्टेटमेंट तीसरी का पता है, एथलीट फिट जो है ये फंगस से होती है, वायरस से नहीं होती, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें भी तीसरी का ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी तीसरी दे रखी, इसमें भी तीसरी, तो तीनों ऑप्शन कट गए। अगर हमें इसमें से किसी भी एक स्टेटमेंट पर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने कर लिया। ये ऐसे भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ऑप्शन ए उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि फोर्ब्स 2026 की विश्व सूची में पहला स्थान कौन सा है? तो किसका है? एलन मस्क का। वर्ल्ड का पहला ट्रिलियन, पूरी धरती पूरे ब्रह्मांड में पहला ट्रिलियन जो बनाया पूरी धरती पर, वो बनाया एलन मस्क। सैलरी पे जो करोड़पति होगी तो मिलियंस में उनकी देखते, ये इतने मिलियन है, इसकी इतने मिलियन, ट्रिलियन बन गया, 1 ट्रिलियन से ज्यादा संपत्ति है एलन मस्क की। 40 नंबर है, सीरीज पूरी करो।
7, 10, 8, 11, 9, 12 क्या क्या है। देखो इसका तरीका देखो, सिंपल सा है। वैसे देखो तो 3 जोड़ दिया फिर 2 घटा दिया, 3 जोड़ दिया फिर 2 घटा दिया, 3 जोड़ दिया फिर 2 घटा दो, कितना आएगा? 10 उत्तर आएगा। एक दूसरा तरीका है, एक एक का गैप देखो, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13। तो अगर अगले 2 नंबर पूछता तो 10 और 13 आता, तो पहला नंबर आएगा 10। अगर दूसरी संख्या और पूछता आगे तो आती 13। तो दोनों पैटर्न हम लगा सकते हैं, या तो एक छोड़कर एक इस पर +1 का पैटर्न लग रहा है, या फिर इनके ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर, या फिर इनके ऊपर +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2। तो ऑप्शन बी उत्तर आएगा 10। अगला है कि अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? ये फरीदाबाद के अंदर। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है ये। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, काफी सारे पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। अगला 42 नंबर कि 2005 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? 2005 का कैलेंडर देखो, आगे के सारे आगे के लिए रखे हैं भाई, 2010, 11, 8, 9। देखो 2005, एक साल जैसे ही हम आगे बढ़ते तो एक दिन बढ़ जाता है, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हर साल होता है 365 दिन का। 7 से अगर हम भाग देंगे तो एक शेष बचता है, यानी कि हर साल में एक दिन ऐड होता है। तो 2005 का कैलेंडर है, उसमें 7 दिन ऐड हो चाहिए, 2006, 2007, 2008। लेकिन 2008 क्या आ गया? लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब जो साल 4 से भाग हो, और लीप वर्ष में 4 से भाग होने का मतलब 366 दिन होते हैं। 366 को 7 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका मतलब लीप ईयर में 2 दिन ऐड होंगे। तो देखो 2006 के नाम का एक हो गया, 2007 का, 2008 में 2 हो गए, 2009, 2010 कितने दिन हो गए? 1, 2, 2, 4, 5, 6, 2011। तो 2005 का और 2011 का दोनों का कैलेंडर सेम बनेगा। 2005 का और 2011 का कैलेंडर सेम बनेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद हफ्ता बराबर हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर है एकता में बल, यानी कि 1 और 1 11। 1 और 1 11 मुहावरा, इसका अर्थ होता है एकता में बल है। 1 और 1 11 इसका अर्थ है एकता में बल है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। अगला है कि करनाल के पास किस स्थान पर दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में छिपा लिया था? जब तक कृष्ण के उपास थे उसे युद्ध से बाहर नहीं निकले। देखो जब महाभारत का युद्ध का अंतिम समय था ना, तो दुर्योधन को यह पता था सौदा खत्म हो गया उसका, तो वो जाके तालाब में छुप गया। कहां पर था ये है बास्थली के पास है, करनाल के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा, देखो कहां का था? चालुक्य वंश का, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को हराया था। कब? 618 में। कौन सा युद्ध था? नर्मदा युद्ध बोलते हैं इसको। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था 618 ईस्वी में, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत गया था, हर्षवर्धन हार गया था। हर्षवर्धन को अपना दक्षिण विस्तार रोकना पड़ा, और नर्मदा नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया था। हर्षवर्धन हार गया, इसलिए दक्षिण और उत्तर भारत के 2 हिस्से हो गए थे। नर्मदा नदी को दोनों के बीच की बाउंड्री मान ली थी। दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय, ऊपर हर्षवर्धन रहेगा। हर्षवर्धन का प्रोग्राम था दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त करना, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय उसने हरा दिया था। चालुक्य वंश का महान राजा था। और ये बात हमें कहाँ मिलती है सारी? इस युद्ध का विस्तृत विवरण और प्रमाण पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और इस घटना की पुष्टि चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा वर्णन से भी होती है। देखो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, तो हर्षवर्धन के लिखेगा। और पुलकेशिन द्वितीय का कवि था रवि कीर्ति, उसने लिखा था ऐहोल अभिलेख। दोनों में सेम बात लिख रखी है। नर्मदा का युद्ध हुआ था, उसमें हर्षवर्धन हार गया था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि हड़प्पा घाटी के स्थलों में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम? हरियाणा में कौन सा सबसे प्राचीनतम हड़प्पा कालीन स्थल है? पेपर में आ चुका, सीटी के अंदर ये पूछा जा चुका है, और वो आएगा भिरडाना। कौन सा आएगा? भिरडाना है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, आजकल म्यूजियम भी बनाया गया है ये राखी गढ़ी, हड़प्पा का स्थल है, हिसार के अंदर है ये।
लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भिरडाना। कई जगह भिराना भी होता है, कई जगह भिरडाना लिखा होता है ये। प्रश्न नंबर 47 है कि पंडित मांगेराम का संबंध, तो पंडित मांगेराम का संबंध है सांग से, सांग परंपरा से है इनका संबंध। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 है 62,500 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% दर पर जमा के 2 साल बाद ब्याज कितना होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है, हाफ ईयरली, तो रेट जो होती है वो आधी हो जाएगी और टाइम जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। दर है वो आधी हो जाती है, उस समय दुगुना हो जाता है। तो दर 8% और दर कितनी हो जाएगी 8/2 यानी कि 4% दर लेनी है। 2 साल बाद पूछे तो समय कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। समय डबल हो जाता है और दर आधी हो जाती है अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या करना हमने, 62,500 रुपए दे रखे, दर आ गई हमारी 4%। 4% दर का मतलब कितना हो गया 4/100 यानी कि 1/25। हम ट्री मेथड से करेंगे। 62,500 रुपए है, पहले साल इसका 1/25 निकालें कितना आएगा 2,500 रुपए आ गया पहले साल का। दूसरे साल फिर यहाँ पे आएगा 2,500 रुपए, लेकिन ब्याज के ऊपर ही ब्याज मिलेगा तो इसका 1/25 करेंगे। भाई 1/25 4% का मतलब होता है 1/25 हमने निकाल रखा है। इसका 1/25 करने कितना आएगा 100 रुपए। ये आ गया 2 साल का। तीसरे साल का फिर इसका निकलेगा 2,500 रुपए। अब इसका ब्याज भी निकलेगा 100 रुपए आएगा, इसका ब्याज निकलेगा 100 रुपए, लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज निकलेगा। तो 100 का 1/25 कितना आएगा 4 रुपए आ जाएगा। ये तो हो गया 3 साल का। अब बात चलो चौथे साल की, फिर इसका मिलेगा कितना 2,500 रुपए, फिर इसका ब्याज 100 रुपया। ठीक है, फिर इसके इस ब्याज का ब्याज 100 का 4 रुपया, इसका 4 रुपया, इस 4 का कितना आ जाएगा 4/25 आ जाएगा अलग से। फिर इसका 100 रुपया, इस 100 का 4 रुपया, फिर इसका 100 रुपया, ये सारा ब्याज मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। तो 2,500 कितनी बार है 4 बार, 2,500 100 यानी कि सीधा सीधा कितना हो गया 10,000 हो गया। 100 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार यानी कि 600 हो गया। भाई देखो सीधी सी बात है, 4 साल है तो 3 बार तो इस पे आएगा, 2 बार इसका 1 बार इसका, 600 हो गया। 4 रुपए कितनी बार है तो 2 बार इसका 1 बार इसका, 4 4 दूनी 8 और एक इसका 4 तिया 12 4 चौक 16, 16 रुपए। और ये 4/25 है एक अलग से। ठीक है, तो ये सारा जुड़ जाएगा इसके अंदर, ये जो ब्याज दे रखा है ये सारा इसके अंदर जुड़ जाएगा और ये पॉइंटों में इसका उत्तर आएगा और ये आएगा 10,616.16, 10,616.16। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 49 है भूकंप को किससे मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे मापी जाती है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर सिम्बेक्स एक्सरसाइज। देखो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है सिंगापुर, एस का मतलब होता है सिंगापुर, सिंगापुर, आई का मतलब होता है इंडिया, मिलिट्री बेस एक्सरसाइज। ठीक है, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बेस एक्सरसाइज। ये पहला संस्करण तो हुआ था 2025 के शुरू में हुई थी ना, 2025 के जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, जब तो हुई थी सिंगापुर के अंदर, और नवंबर दिसंबर में होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सिंगापुर ने भी इसको आयोजित किया था और इंडिया ने भी। 2025 का पहला संस्करण वो सिंगापुर में हुआ था और दूसरा संस्करण ये भारत में हुआ था। ऑप्शन में सिंगापुर कहीं नहीं दिया गया तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा भारत। अगर सिंगापुर भी ऑप्शन में होता तो दोनों ऑप्शन लगा देते तो दोनों सही थे। पहला संस्करण 2025 का इसका सिंगापुर में हुआ था, दूसरा हुआ था इसका भारत के अंदर। प्रश्न नंबर 51 है और ये इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, नरेशन का ही है। विल आई लाइक इट सी बॉन्डेड, इसका क्या रहेगा, आएगा सी बॉन्डेड इफ सी विल लाइक इट, सी बॉन्डेड इफ सी विल लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि माइक्रोवेव ट्यूब के अंदर जो होते कौन सी ट्यूब यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन है तो उसके अंदर कौन सी ट्यूब यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो वो ट्यूब होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। कौन सी होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स होती है, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हरियाणा के किस डिवीजन में सबसे ज्यादा जिले हैं,
किस डिवीजन में सबसे ज्यादा जिले? देखो 6 मंडल है हरियाणा के अंदर, अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक के अलावा 2 और हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या क्या है, वो है हिसार और रोहतक। और रोहतक के अंदर कौन कौन सा है? एक तो खुद रोहतक हो गया, एक झज्जर है, एक भिवानी है, एक चरखी दादरी है और एक सोनीपत है। तो रोहतक डिवीजन के अंदर कितने जिले हैं? 5 है। हिसार के अंदर पहले 4 जिले थे, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और एक कौन सा है, जींद है, कौन सा पता नहीं। लेकिन अब एक हांसी बन गया, हांसी इसका 5वां जिला है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो हिसार और रोहतक दोनों मंडल के अंदर 5-5 जिले हैं। पहले रोहतक के अंदर 5 थे, बाकी सभी में 4 थे, इसमें हिसार में भी और गुड़गांव में भी। तो इसका उत्तर आएगा रोहतक। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आता है तो रोहतक और हिसार दोनों ही सही है, 5-5 जिले हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि चंबल घाटी में गड्ढों का निर्माण का कारण किस प्रकार का अपरदन है? भाई चंबल की घाटी है, वहां पे मिट्टी में किस प्रकार का अपरदन होता है, जो गड्ढे बन गए मिट्टी के अंदर? तो वहां पे जो मिट्टी का अपरदन होता है वो होता है गली इरोजन, अवनली का अपरदन। गली इरोजन, ऐसे पानी के अंदर जो टिब्बे बने हुए मिट्टी के, उसके अंदर ऐसे नलियां से दिखाई देंगी पानी के ऐसे, उससे मृदा अपरदन होता है और नली अपरदन बोलते हैं, अवनली का अपरदन। ऑप्शन डी उत्तर होगा 54 नंबर का। प्रश्न नंबर 55, जो पहले गवर्नर थे श्री धर्मवीर सिंह, उनका कार्यकाल कितने महीने का था? हरियाणा के पहले गवर्नर बने थे चौधरी धर्मवीर, श्री धर्मवीर। इनका कार्यकाल कब से था? यानी कि 1 नवंबर 1966 को ये बने थे पहले गवर्नर के रूप में। कब तक रहे थे? 1967 में ही चले गए थे। कौन से महीने में गए थे? तो ये लगभग गए थे अगस्त के आसपास। देखो लगभग 10 महीने कार्यकाल था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले राज्यपाल बने श्री धर्मवीर, और 10 महीने यानी कि सितंबर 1967 तक इस पद पर रहे। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए थे। श्री धर्मवीर हरियाणा के 10 महीने गवर्नर रहे, उसके बाद किसके बन गए थे? पश्चिम बंगाल के बन गए थे ये। तो प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा लगभग 10 महीने। प्रश्न नंबर 56 है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? गजनी वंश का संस्थापक कौन था? गजनी वंश का संस्थापक था सुबुतगीन। 1977 में अफगानिस्तान स्थित गजनी को केंद्र बनाकर इसने राजवंश की नींव रखी थी। सुबुतगीन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक बना। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो गजनी वंश का संस्थापक कहाँ था? देखो गजनी कहाँ का था? ये अफगानिस्तान का था। स्थापना करी थी इसकी सुबुतगीन ने। इसका पुत्र था मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सुबुतगीन। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब टैलेंट एंड नॉलेज हब 7900। काफी सारी पीडीएफ, बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल आपको, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको वहां पर मिलेगा। नॉलेज हब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताने, सेंटेंस दिया है, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत दी गई है? पूरा मत पढ़ना, ये पढ़ देना। ऑप्शन गेन, गेन की सेकंड फॉर्म गेंद सही है बिल्कुल। एम्पल भी सही है। सेक्टर भी से एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत दी गई है। EXPERIENCE होता है एक्सपीरियंस, ये आई और ई आगे पीछे आएंगे। तो ऑप्शन सी दे रखा है एक्सपीरियंस, उसकी स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, बाकी सारी सही है। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP क्या होता है? देखो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो DP आएगा तो वो GDP में से घटेगा, NP आएगा तो वो GNP में से आएगा कुछ, ठीक है। तो NNP क्या होता है? तो GNP में से डेप्रिसिएशन घटाना, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास घटाने पर नेट नेशनल प्रोडक्ट बचता है, ठीक है। जो सैलरी होती है वो ग्रोस सैलरी होती है, अलग से मान लो 30,000, फिर नेट सैलरी भाई कट पिट के कितनी आती है? 20,000। फिर जो कटना पिटना होता है डेप्रिसिएशन होता है, ग्रोस में से काट पीट के जो मिलता है वो तो नेट, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका 58 नंबर का। 59 नंबर का है कथन निष्कर्ष का। इसमें कि ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारे ट्री जो है वो पेड़ प्लांट्स हैं। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। अगला है कि सम प्लांट्स आर क्लाइंबर, कुछ प्लांट्स जो है वो लता है, जो टहनी जो लताएं होती है ना, बेल होती है वो। अब निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। तो बिल्कुल
सम प्लांट्स आर ट्री, बिल्कुल प्लांट्स का हिस्सा जो ट्री का है बीच वाला ये हिस्सा है, बिल्कुल सही है भाई। सारे पेड़ जब पौधे हैं तो कुछ पौधे पेड़ भी हैं, बिल्कुल सही इसके अंदर ही है। कुछ पेड़ पर्वतारोही है, यानी कि सम ट्रीज आर क्लाइंबर, लेकिन ट्री और क्लाइंबर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसलिए गलत है। कोई सीधा संबंध नहीं दे रखा क्लाइंबर और ट्री के बीच में, तो ये गलत है। अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो सही था, इसने सकते हैं ये नहीं पूछा। ये कह रहा है कुछ पेड़ पर्वतारोही हो सकते हैं, जब तो ये बात सही थी। इसने 100% की दे दे, कुछ पेड़ पर्वतारोही थे, गलत है। केवल एक ही निष्कर्ष है, यानी कि ऑप्शन डी, केवल एक का अनुसरण करता है। ठीक, केवल पहला निष्कर्ष सही है। अगला है प्रश्न नंबर 60, हु अमंग दीज हैव बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन हरियाणा। वे 2026 का राष्ट्रपति पुलिस पदक पर किस हरियाणा के अफसरों को मिला? तो राजेश दुग्गल आईपीएस को, सिमरनदीप आईपीएस, सुनील कुमार आईपीएस, तीनों को मिला है 2026 का राष्ट्रपति पुरस्कार। इनको राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार इनको दिया गया है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल इनको दिया गया है। हरियाणा के तीनों ही आईपीएस अफसर। अगला 61 नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 200 and 4 and which are divisible both 5 and 6? 200 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 6 दोनों से भाग होती है? जो संख्या 5 और 6 दोनों से भाग, उनका एलसीएम कितना आएगा? 30। दो संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 30 से। तो अब 200 से आगे 30 से भाग होने वाली 210, फिर उसके बाद 240, 270, फिर 300, फिर 330, फिर 360 और 390। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 200 से 400 के बीच 7 ऐसी संख्या। कैसे करना है? 30 से भाग करके देख लो। तो 30 के पाड़े में 210 आएगा, भाई 3 6 18, 180, उसके बाद 210 आएगी, 200 से ज्यादा हो गई, और लास्ट आएगी 390। उसके बाद 420, वो 400 से ज्यादा गई। हमें 200 और 400 के बीच में रखनी है। तो 7 संख्याएं हैं, और 7 तो हम बता भी सकते हैं कौन कौन सी है वो। ऑप्शन डी उत्तर होगा। 62 नंबर है अंडज। अंडज का क्या मतलब होता है? अंडज होता है जो अंडे से पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होने वाला बोलते हैं अंडज। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 62 नंबर का। 63 नंबर का है कि थानेसर शहर में थानेसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? थानेसर महादेव मंदिर, और वो करवाया था पुष्यभूति ने। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। जो जिस वंश का हर्षवर्धन था ना, वर्धन वंश, इसकी स्थापना करी थी पुष्यभूति ने। हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश जो बोलते हैं, ये पहले पुष्यभूति के नाम से था, इसने स्थापना करी थी, बाद में इसका नाम वर्धन वंश पड़ा था। तो ऑप्शन सी पुण्य भूमि नहीं आएगा, पुष्यभूति आएगा। थानेसर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। प्रश्न नंबर 64 है कि कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए, तो वो है गुड़गांव, मानेसर और बावल। गुड़गांव, मानेसर और बावल। गुड़गांव, मानेसर यानी कि धारूड़ा इसी के अंदर आ लिया। अगला है कि अनुज कुमार सिंह, इनको यूपीएससी में किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है? अनुज कुमार सिंह को, तो इनको बनाया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल पे। ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट लेवल के इस पे अपॉइंट किया गया है अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी के अंदर। अगला है अर्पण। अर्पण का मतलब क्या होता है? किसी को देना। वो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, किसी दूसरे को देना, दान करना। इसका विलोम क्या होगा? ग्रहण करना, लेना। अर्पण का मतलब होता है देना किसी को, विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द वो होगा ग्रहण, लेना। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कि इंडो ग्रीन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस इन हरियाणा? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं? तो हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के मिले रोहतक के खोखरा कोट से। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के मिले रोहतक के खोखरा कोट से। ऑप्शन सी आंसर होगा प्रश्न नंबर 67 का। प्रश्न नंबर 68 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? इनमें से कौन पानी से भी हल्का है? अब हल्का भारी हम किससे पता लगाते हैं? डेंसिटी से, घनत्व से। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी। इससे कम जिसका घनत्व वो पानी से हल्का है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो भारी होगा। इसका उत्तर आएगा सोडियम। सोडियम पानी से हल्का होता है, इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए पानी पर तैर सकता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो दूसरे वाले के ऊपर तैर सकता है आसानी से। अब देखो पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सोडियम का होता है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि पानी से बिल्कुल कम। मैग्नीशियम की होती है 1.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
एल्यूमिनियम का होता है 2.70 और सबसे भारी इसमें है मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 7.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चारों की डेंसिटी बता रखे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। सबसे भारी है मैग्नीज, सबसे हल्का सोडियम। सोडियम पानी से भी हल्का, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रश्न नंबर 68 में क्या पूछा, पानी से हल्का सोडियम है, ऑप्शन बी। अगला है कि टू कंपनसेट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट टू इंट्रो इंसेक्ट वायरस प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं जिनका काम होता है कीटों को खाना, तो उनके अंदर किस पदार्थ, किस तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से उनको कीट खाने पड़ते हैं, कीट पतंगे जो भी हैं उनको खाना पड़ता है। तो वो करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों को पकड़ कर खाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। प्रश्न नंबर 70, इन ए बैग द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन बट 20% लेस देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। If total amount is 270, then the final number of 5 rupees coin। एक थैले में 5 रुपए के सिक्के 10 रुपए के सिक्कों की तुलना में 8 अधिक हैं, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की तुलना में 20% कम है। कुल राशि 270 है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के ये बताओ। 5 रुपए के टोटल कॉइन बताने कितने हैं। तो देखो 3 प्रकार के सिक्के दे रखे, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। 2 रुपए वाले सिक्के को हमने ए लिख लिया, 5 रुपए वाले को हमने बी लिख लिया, 10 रुपए वाले सी मान लिए। भाई 2 रुपए के कितने सिक्के थे, ए। 5 रुपए के कितने सिक्के थे, बी। 10 रुपए वाले कितने सिक्के थे, सी। अब इसने दिया है कि 5 रुपए के सिक्के जो है ना वो 10 रुपए वाले सिक्के से 8 कम है, 8 अधिक है। भाई 10 रुपए वाले सिक्के सी थे, 5 वाले थे बी, तो बी जो है वो सी से 8 अधिक है, ये दे रखा है। लेकिन 2 रुपए वाले से 20% कम है, यानी कि ए है इससे 20% कम है। देखो पहले तो दे रखा बी जो है वो सी प्लस 8 है, यहां से सी का मान क्या आएगा, बी माइनस 8। उसके बाद दे रखा बी जो है वो ए का 20% कम है, ए से 20% कम है, यानी कि ए का 80% ही है। ए का 80% का मतलब है कि बी जो बी है वो ए का कितना है, 0.8 गुना, यानी कि ए बराबर बी बटे में 0.8, क्योंकि ए जो है उससे 20% कम है बी वाले। ठीक है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितने हैं, 80 है। कितना गुना है ये, 0.8 गुना। तो वही यहाँ पर है, ए है, बी जो है वो 0.8 गुना ए का, यानी कि ए बराबर बी बटे 0.8। अब टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 270 रुपए, टोटल 270 रुपए। अब देखो 2 रुपए के ए सिक्के थे, कितने सिक्के थे, ए, तो कितने रुपए बनेंगे, 2 गुना में ए, क्योंकि एक सिक्का 2 रुपए का था, ए सिक्के थे 2 गुना में ए। 5 रुपए के बी सिक्के थे, तो 5 गुना में बी, इतने रुपए बनेंगे। 10 रुपए के सी थे, 10 गुना में सी, टोटल 270 रुपए बनेंगे। 2 5 10 कहाँ से है, 2 रुपए का। भाई देखो एक सिक्का था 2 का, एक सिक्का हमने ए मान लिया, टोटल सिक्के कितने थे, ए, तो कितने रुपए हो गए, 2 गुना में ए। ए का मान मान लो 10 है, 2 रुपए के 10 सिक्के, तो 2 से गुना करने पड़ते हैं टोटल नंबर सिक्कों को। ऐसे ही 2 रुपए का सिक्का था और ए टोटल सिक्के थे, 5 रुपए का सिक्का था, बी टोटल सिक्के थे, टोटल 270 रुपए के बराबर है। हमने बी का मान निकालना है 5 रुपए के, तो यहाँ से ए का मान निकाल दो और सी का रख दो। ए आया था हमारा बी बटे में 0.8, यहाँ पे रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। बी सेम रखा, सी क्या आया था, बी माइनस 8, इसको यहाँ पे रखांगा। सारे इक्वेशन को गुणा भाग करेंगे, 17.5 बी बराबर 350। यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 20। बी का मान 20 रुपए का है, यानी कि हमारे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। अगर हमसे ए का पूछता हुआ 2 रुपए वाले कितने हैं, तो 20 को 0.8 से भाग कर देते, ये 1 जीरो ऊपर आ जाती, 8 से काट देते, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 सिक्के आ जाते 2 रुपए वाले। 5 रुपए वाले पूछता, 10 वाले पूछता, तो ये बी माइनस 8, यानी कि 20 माइनस 8 कितने आ जाते, 12 आ जाते। ठीक है, तो सवाल नंबर 70 में ये पूछा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के, तो कितने आए थे, 20, 2 वाले 25। 71 नंबर देखो, ये देखो सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश में आता है, ये हिंदी में भी है। पहला वाक्य है जब तक
और आखिरी वाक्य मन में स्मरण कर लो। देखो जब तक कुछ बात होती है उसके बाद आएगा तब तक हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जब तक कोई बात आगे पूरी करनी है तो यहाँ पे और तो आएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जब तक क्या शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है। उसके बाद जब तक ये काम है, उसके बाद आएगा तब तक, तो ये आएगा तब तक निर्भय होकर, ठीक है। तो पहले देखो क्या आएगा, जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर भगवान को, निर्भय होकर क्या करना है, भगवान को निडर और निसंकोच मन में स्मरण कर लो। यानी कि ले पहले आएगा ले वाला, फिर आएगा वह, फिर आएगा रे और फिर आएगा यह वाला वाक्य, तब पूरी सीक्वेंस बनेगी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला 72 नंबर डायरेक्शन का सवाल है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय होने की बात हो रही है। देखो सनसेट होता है तो उल्टी डायरेक्शन बनेगी, सनराइज होगी अलग बनेगी, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है सूरज और छिपता पश्चिम में है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज कुमार was standing in a field facing a pole. The shadow of the pole exactly falls on his right side. Which direction has he facing? सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में पोल की ओर मुंह करके खड़े, खंबे की तरफ। खंबे की छाया ठीक दाहिनी तरफ पड़ती तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, ये बताओ। देखो ये कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले एक बार एक चीज देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सूरज ईस्ट इधर से आएगा। अब इधर से अगर धूप आ रही है तो इसका मतलब उसकी छाया उसके पीछे बनेगी। इसका मतलब खंबा किधर है, खंबे की छाया उसके दाईं तरफ पड़ेगी, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह अगर नीचे की साइड होगा तो ये इधर इसका लेफ्ट बनेगा, इधर इसका राइट बनेगा, तभी तो इस व्यक्ति के राइट साइड में छाया बनेगी। तो मतलब ये नीचे की साइड देख रहा है, नीचे मतलब साउथ की साइड, तो उसका मुंह किस साइड में है, साउथ की साइड में। इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो, एक बार इमेजिन करो आपके सामने खंबा, तो पूर्व की तरफ से अगर धूप आएगी तो किधर पर छाया बनेगी, उसकी आपके राइट हैंड को बनेगी। 73 दैट्स द वोमैन ब्लैंक हस्बैंड वर्क्स विद माय ब्रदर, ये वो वोमैन है जिसका हस्बैंड मेरे भाई के साथ काम करता है। तो ये क्या आएगा, जिसका हस्बैंड, यानी कि हुज हस्बैंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 74 है कि ब्रिटिश द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था बंगाल और मद्रास, बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, लैंड रिवेन्यू से संबंधित थी रेतवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत करी थी थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ये कौन था, ये मद्रास का गवर्नर था, इसने ही ये भू राजस्व प्रणाली शुरू करी थी, थॉमस मुनरो ने। उसके बाद इसमें है कि थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से होती थी, बॉम्बे और मद्रास रेजिडेंसी से। होती क्या थी, रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था, काश्तकार यानी कि किसानों के बीच में। और इसकी सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। देखो रीड और मुनरो दोनों ने मिलकर करी थी, ध्यान रखना, रेतवाड़ी व्यवस्था। तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। आ गया प्रश्न नंबर 75, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 75 जो दिया है ये। और इसमें दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने किसे अपने गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। ये जो स्कीम चला रखी है हरियाणा सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें सरकार ने हर गांव में एक ब्रांड एम्बेसडर बनेगा इसका। तो कौन बनेगा गांव का ब्रांड एम्बेसडर, गांव की महिला शिक्षक, गांव के महिला जो डॉक्टर है वो, या फिर महिला सरपंच, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हर गांव का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सरकार ने निर्णय लिया। और कौन बनेगा वो, इसके लिए क्या करेगा सरपंच, महिला सरपंचों को, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जिस गांव में महिला सरपंच है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। प्रश्न नंबर 76 है, 6 का संबंध है 85 से, तो 12 का संबंध किससे होगा। जो रिलेशन 6 का 85 से है वो 12 का किससे होगा ये बताना है। और देखो 6 और 85 का क्या रिलेशन है पहले वो देखना। 6 और 85 का रिलेशन इसने बनाया है कि 6 और इससे अगला नंबर है 7, दोनों का स्क्वायर ऐड करना है। 6 का स्क्वायर प्लस इससे अगला नंबर 7 का, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49,
दोनों का जोड़ आएगा 85। 6 का स्क्वायर प्लस 6 से अगले नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही 12 का बनाएंगे तो 12 और 12 से अगला नंबर क्या है 13। तो 12 का स्क्वायर जमा 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। दोनों को जोड़ें कितना आएगा 313। यही हमसे पूछा गया था। 6 का 85 कैसे करा था, 6 का स्क्वायर जमा उससे अगले नंबर का स्क्वायर। ऐसे 12 का स्क्वायर प्लस उससे अगला 13 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 313। अगला है प्रश्न नंबर 77 और ये दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का है 5 प्रकार के मसाले हैं, टर्मरिक, चिली, सॉल्ट, शुगर एंड ब्लैक पेपर। 5 बोतल रखी गई है लेफ्ट टू राइट करके। आगे कंडीशंस दे रखी है, द बोतल इन द मिडल कंटेन्स नाइदर ब्लैक पेपर नॉर चिली। द फर्स्ट टू लास्ट बोतल डज नॉट कंटेन शुगर, टर्मरिक और चिली। द बोतल kept to the extreme left contain neither chili nor sugar. The second bottle from the left corner contains salt. तो आपको बताना है इनमें से सबसे राइट साइड वाली बोतल में क्या रहेगा। देखो 5 अलग अलग दी गई है, अलग अलग मसाले दिए हैं और 5 अलग अलग बोतल दी गई है। ये 5 बोतल हमने बना दी। सारी कंडीशन चल रही है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट बताना है। बीच वाली बोतल में ना तो काली मिर्च है और ना ही वैसी सिंपल मिर्च है, बीच की है ये। इसमें काली मिर्च भी नहीं है और सिंपल मिर्च भी नहीं है। के फॉर काली मिर्च और एम फॉर मिर्च, ये दोनों बीच वाली बोतल में नहीं है। आखिरी बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। इसमें चीनी भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, या तो काली मिर्च आएगा या फिर नमक आएगा। भाई 5 आइटम थे, 3 आइटम इसमें है, तो या तो काली मिर्च आएगा या नमक आएगा। लेकिन नमक दे दिया बाईं ओर से दूसरी बोतल में, लेफ्ट साइड ये है ना, इधर से दूसरी बोतल में, तो इसमें नमक आ गया। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, काली मिर्च आएगा। लास्ट बोतल में क्या आएगा, काली मिर्च आएगा। इसमें नमक आ गया, नमक और काली मिर्च आ गया। अब इसमें देखो काली मिर्च भी नहीं है और सिंपल मिर्च भी नहीं है, ठीक है। आखिरी बोतल में चीनी, हल्दी, मिर्च नहीं। अच्छा, सबसे बाईं ओर की बोतल में ना तो मिर्च है ना चीनी है, ये सबसे लेफ्ट वाली ये है। इसमें मिर्च भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। अच्छा, मिर्च भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, नमक यहाँ आ गया, काली मिर्च यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, हल्दी आएगा। क्या बच गया, हल्दी बच गया। तो यानी कि इस पहली बोतल में तो हल्दी, अगली बोतल में आ गया नमक। अब देखो हल्दी, नमक, काली मिर्च और मिर्च, ये 4 चीज हो गई भाई। इसमें बीच वाले बोतल में ना तो काली मिर्च है और ना मिर्च है, ना हल्दी और नमक यहाँ आ गया, तो इसमें क्या आएगा, चीनी। इसमें बचेगा क्या, मिर्च, ये आ गया। इसलिए पूछा सबसे दाएं वाली बोतल यानी कि इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, काली मिर्च था। सबसे दाएं वाले बोतल में क्या आया था हमारा, काली मिर्च आया था। इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ब्लैक पेपर काली मिर्च। अरेंजमेंट कैसे बनेगी ये ध्यान रख लेना, इसमें काली मिर्च आएगा, यहाँ पे नमक आएगा और उसके बाद यहाँ पे हल्दी, यहाँ पे चीनी और यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल मिर्च। ये 5 बैठेंगे, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 78 दिया है कि एक 60 लीटर मिक्सचर है और उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो ये बताओ पानी कितना है। 7 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो देखो 2 और 3 कितना होगा, टोटल 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 60, कितना गुना, 12 गुना। तो दूध कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। पानी कितना हो जाएगा, 12 3 36। हमसे इसने पानी पूछा तो पानी कितना आएगा, 36 लीटर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 78 का बिल्कुल आसान सवाल था ये। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगला है सवाल नंबर 79। इसमें ये 5 दे रखी है, 42, 48, 65, 35, 55 और 49 साल के 6 पुरुष हैं। इनकी एवरेज एज बताओ। 6 पुरुष हैं, इनकी एवरेज एज बतानी है कितनी है। वो देखो औसत निकालते तो क्या करते हैं, 42 जमा 48 जमा 65 35 प्लस 55 प्लस 49, सारी संख्या जोड़ के टोटल से भाग कर दो। तो सारे जोड़ेंगे कितना जोड़ा आएगा इनका, 294/6 यानी कि 49। इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी, 49। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या, ये औसत निकालने का फॉर्मूला है। अगला है सवाल नंबर 80। इसमें दिया है कि
an article is sold at a profit of 20%. Had it been sold at a profit of 25%, it would have fetched 35 rupees more. What is the cost price of the article? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए था, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो पहले इसको जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 100 का 20% 20 होगा, यानी कि कितने रुपए में बिकेगी? 120 रुपए में। भाई कोई वस्तु 100 रुपए खरीदी, 20% लाभ पर बेच दी तो कितने में बेची? 120 में। इसने कहा कि अगर हम इसको 25% प्रॉफिट पर बेचते तो कितने में बिकती? 125 में बिकती। भाई 20% लाभ पे बेचते तो 120 में बिकती, 25% में बेचते 125 में। कितने रुपए फालतू मिले हमें? 5 रुपए। लेकिन इसने कहा कि हमें 5 रुपए फालतू नहीं मिलते, हमें मिलते 35 रुपए। तो 5 का कितना गुना फालतू है? 7 गुना। भाई हमारे हिसाब से तो 5 रुपए फालतू मिल रहे थे, लेकिन इसको मिले कितने? 35 रुपए, यानी कि 7 गुना, 5 7 35, तो इसका मतलब क्रय मूल्य भी 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना में 100 यानी कि 700। तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 700 रुपए था। जो हमने जब 100 रुपए माने तो उनका लाभ का अंतर 5 रुपए आ रहा था, हमने 35 चाहिए था, यानी कि 7 गुना, तो क्रय मूल्य भी इसका कितना हो जाएगा? 7 गुना। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। 81 है, इसके अंदर आपको एरर बताना है सेंटेंस के अंदर, किस पार्ट में एरर हो। योर शर्ट, आपकी शर्ट सही है। लुक्स, दिखाई देती है, सो गुड, अच्छी। वेयर यू बॉट इट, देखो क्वेश्चन मार्क है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। पास्ट इंडेफिनेट का भी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर, नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है डिड के साथ। तो यहाँ पे आएगा वेयर डिड यू बाई इट, ठीक है। वेयर डिड यू बाय, आपने इसको कहां से खरीदा था? वेयर डिड यू बाई इट। तो जो ऑप्शन सी दे रखा है इसके अंदर एरर दिया गया है। सवाल नंबर 82, गणित का ही सवाल है अगला भी। 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, 18 वुमेन कैन डू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. हाउ मैनी डेज विल 3 men and 5 men and 3 women टेक टू कंप्लीट द वर्क? 15 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 18 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में करती है, तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये बताना है। 5 पुरुष और 3 महिलाएं, तो सबसे पहले मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लो। 15 मैन जो 12 दिन में टोटल काम करते हैं इज इक्वल टू 18 वुमेन कितने दिन में काम करती है? वो 15 दिन में। 15 से 15 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 2m बराबर 3w। 2 आदमी किसके बराबर आ गया? 3 महिलाओं के बराबर आ गई। तो यहां से अब यहाँ पूछा गया कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं काम को कितने दिन में करती हो। 3 महिलाएं किसके बराबर है? 2 आदमी के बराबर। तो 5 आदमी पहले दे रखे और 3 महिलाओं की जगह 2 आदमी रख दिया, टोटल कितना आ गया? 7 आदमी का। 7 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? अब सवाल हमारा बन गया, 15 मैन काम करते हैं 12 दिन में, तो 7 मैन वो काम कितने दिन में करेंगे? x दिन में। मैन से मैन कट गया तो ये 7 आ जाएगा नीचे। 15 गुणा 12 बटे 7, एक्स का मान कितना आएगा? 15 गुणा 12 बटे 7। 15 गुणा 12 करेंगे कितना आएगा? 180। 180 बटे 7 कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 सही 5 बटे 7। क्या आएगा? 25 सही 5 बटे 7। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये, आराम से करना। देखो पहले तो मेन और वुमेन, 15 आदमी 12 दिन में जो काम करते हैं, 18 वुमेन वही काम 15 दिन में करेगी। 15 से 15 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 मैन आ गए 3 डब्लू को। अगर हम m बटे डब्लू भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल लो, m आएगा 3 बटे 2, यानी कि मैन की वैल्यू आ जाएगी 3, डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें से कहीं भी एक रख दो, m है यहाँ पर तो m की जगह 3 रख दो, या फिर w की जगह 2 रख दो, यहाँ पे दोनों की गुणा बराबर आएगी। अब उसके बाद दे रखा 5 मैन 3 वुमेन, तो 5 मैन की पावर 3 प्लस 2 वुमेन, 2 गुणा वुमेन की पावर 3, यानी कि 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 15 से 21, तो 21 गुणा में x बराबर इनमें से किसी के बराबर रख दो, x का मान निकालना हमने। 25 सही 5 बटे 7 इसका उत्तर हो जाएगा। जो तरीका आपको सही लगे वैसे आपको करना है। मैन और वुमेन की पावर का रेशियो जरूर निकलेगा, उनकी क्षमता का अनुपात जरूर आएगा। आगे 83 नंबर, वेन डायग्राम बताना है, काठमांडू, नेपाल और भारत।
काठमांडू नेपाल और भारत है। देखो नेपाल और भारत ये दो अलग अलग देश है, लेकिन काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी, तो नेपाल के अंदर आएगी। ये नेपाल है, नेपाल के अंदर काठमांडू और ये भारत अलग देश। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। भाई काठमांडू नेपाल की राजधानी है तो नेपाल के अंदर आएगी वो, भारत और नेपाल दोनों अलग अलग देश है। तो जो ऑप्शन सी पर जो वेन डायग्राम दिया है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला है प्रश्न नंबर 84। टच, TOUCH, टच को लिखा गया 68, तो एरर को क्या लिखा जाएगा? टच को हमने लिख दिया 68, तो एरर क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखो इसमें टच है ना, TOUCH, तो हमें एरर का बताना है। तो देखो टी का उल्टा लेटर क्या होता है? जी। टी का उल्टा होता है जी, ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे टी का उल्टा होता है जी, ओ का उल्टा होता है एल, यू का उल्टा होता है एफ, सी का एक्स, एच का एस। ये जो लेटर दे रखे थे इनके उल्टा जो लेटर बनते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, उल्टा जो अक्षर बनता है वो हमने लिख लिया। टी के उल्टा आता जी, ठीक है। अब ये जो नए उल्टे अक्षर लिखे हैं इनकी पोजीशन देखो, जी आता 7 नंबर पर, एल आता 12 पर, एफ 6 पर, एक्स 24 पर और एस 19 पर। इसके उल्टे अक्षरों का जोड़ कितना है? 68। ये ही हमसे दिया गया था। TOUCH को 68 लिखा गया था, यानी कि इसको उल्टा करके लेटर्स को सारों को और उनका जोड़। तो ऐसा ही हमने एरर का बताना है। ERROR, ERROR, ई का उल्टा क्या होगा? बी, आर का उल्टा आई, ओ का उल्टा एल, आर का उल्टा आई। अब देखो वी कितने नंबर पर है? 22, आई है 9 पर, एल है 12 पर, आई 9 पर। इनका जोड़ कितना आएगा? 61। यही हमसे पूछा था, एरर को क्या लिखा जाएगा फिर? 61, इसी पैटर्न पर। जो ये वर्ड दे रखा है इसके लेटर्स को उल्टे लेटर्स के साथ रिप्लेस करना है और उनकी वैल्यू लिखने कौन से नंबर पर है वो उनका जोड़ करना है। उत्तर क्या आएगा? 61 आएगा। तो प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 61। प्रश्न नंबर 85 है, along which one meridian did India experience the first light of the sunrise of the new millennium? भारत ने नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी थी? किस देशांतर पर देखी थी? सहस्त्र शताब्दी का मतलब है 1999 के बाद खत्म होते अगला साल शुरू हुआ था 2000 का। तो 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 सहस्त्र शताब्दी मतलब पूरी शताब्दी, 1000 साल की शताब्दी बदलना। तो पहले 1900 की सेंचुरी थे, वो आगे 2000 की, अगली सहस्त्र शताब्दी आएगी 3000 की। समझ गए? 3001, 3002 वो। तो 1 जनवरी 2000 को पहले सूरज उगा था, उसकी सबसे पहली किरण किस देशांतर पर पड़ी थी भारत के अंदर, वो बताना है हमने। भारत में नई सहस्त्राब्दी यानी कि 1 जनवरी 2000 के सूर्योदय की पहली रोशनी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ अनुभव की थी। कितने पर था? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये किरणें कहाँ पड़ी थी? अंडमान निकोबार आइलैंड के कच्छल द्वीप पर सबसे पहले देखी गई थी। यानी कि 1 जनवरी 2000 को जब सूर्य उदय तो पहली किरण कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड के कच्छल द्वीप पर। कितने डिग्री पर है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर है ये। तो प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पश्चिम नहीं आएगा, ईस्ट वाला आएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 86 है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 7 एम्प्लॉयज TUVWXYZ रीच देयर फैक्ट्री इन पर्टिकुलर ऑर्डर। 7 एम्प्लॉय कंपनी जाते हैं। Y arrives just before T but not immediate after W. V reaches last. X arrives after T and immediate after Z. W reaches before T. Who reaches second? पसंद दिया है कि 7 कर्मचारी हैं, TUVWXYZ, एक अलग अलग सीक्वेंस से ऑफिस पहुंचता है, कोई पहले कोई बाद में। Y जो है वो T से एकदम पहले पहुंचता है, यानी कि Y उसके बाद T आएगा, पहले Y पहुंचेगा उसके बाद T आएगा, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं। V अंतिम स्थान पर है, X T के बाद पहुंचता है और उसके तुरंत बाद Z पहुंचता है। W T से पहले पहुंचता है, तो फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो देखो 7 एम्प्लॉय हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले वाला आगे है, सबसे लास्ट पहुंचने वाला इधर है। एक फिक्स दे दिया कि V है वो सबसे लास्ट में पहुंचता है, V फिक्स सबसे लास्ट में पहुंच गया भाई, V का कोई चक्कर नहीं था। अब इसमें देखो आगे क्या दिया है, Y T से ठीक पहले पहुंचता है, यानी कि Y के बाद आता है T,
एकदम तुरंत बाद, ठीक है, लेकिन डब्लू के तुरंत बाद नहीं, तो डब्लू वाई के आसपास नहीं है। एक्स टी के बाद पहुंचता है, तो टी के बाद पहुंचता है एक्स, और उसके तुरंत बाद कौन पहुंचता है, जेड। एक्स टी के बाद पहुंचता है, एक्स आता है टी के बाद में, और उसके तुरंत बाद जेड आता है। डब्लू टी से पहले पहुंचता है, तो देखो डब्लू टी से पहले पहुंचेगा, तो देखो डब्लू टी से पहले, तो यानी कि वाई से भी पहले आएगा, क्योंकि वाई के तुरंत बाद टी आया था। लेकिन ये कहा है कि डब्लू के बाद तुरंत बाद वाई नहीं आया था, ये देखो, लेकिन डब्लू के तुरंत बाद वाई नहीं आता, तो यानी कि एक गैप है, फिर वाई है, फिर टी है। डब्लू और वाई के बीच में एक का गैप है, तो यहाँ से लगाओ डब्लू, फिर एक की जगह छोड़ दो, फिर वाई आया था, फिर टी आया था, टी के बाद एक्स आया था, एक्स के बाद जेड आया था। सारी सीक्वेंस सही बनेगी। अब एक कौन सा रह गया, वो रह गया यू, एक जगह किसकी रहेगी, यू की। तो ये पूछे कि सबसे पहले कंपनी में कौन आया था फैक्ट्री में, तो पहुंचा था डब्लू। इसने पूछा कि दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा, तो दूसरे नंबर पहुंचा यू, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा है, यू पहुंचा। इस पर्सन में ये मान के चलो 6 बंदे ही हमने बैठाने हैं, वी को तो हटा दो क्योंकि वो लास्ट में है। 6 ये बंदे बैठाने हमने, वाई के तुरंत बाद टी है, लेकिन डब्लू के तुरंत बाद वाई नहीं, यानी कि डब्लू और वाई के बीच में एक का गैप है। एक्स जो है वो टी के बाद आता है, और एक्स के बाद जेड आता है, ठीक है, और टी से पहले डब्लू आएगा, तो वाई से भी पहले आएगा, तो इनके बीच में एक का गैप है, तो वो आएगा यू। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, यू आएगा, तो दूसरा व्यक्ति कंपनी में पहुंचने वाला। अगला है प्रश्न नंबर 87। 3 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, और इट्स जूस इज सेक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स एंड इज अल्कलाइन। इट्स जूस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, इसका रस विशेष कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्षारीय होता है, और इस रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। तो ये कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की, तो देखो पहली लाइन से हम आंसर निकालते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और वह पैनक्रियाज, अग्नाशय। देखो ये अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है, और लीवर के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, लीवर, और उस दूसरे नंबर पर अग्नाशय है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले दिया था मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, सबसे बड़ी है यकृत, और दूसरे नंबर पर अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। इससे एक रस निकलता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस इसको बोलते हैं, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। और तीसरी बात रखी पूर्ण पाचन रस, तो इस रस को पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस को, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, प्रोटीन और वसा सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इनको पचाने वाले एंजाइम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पैनक्रियाज इसका आंसर हो जाएगा, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रश्न नंबर 88 दिया है, विटामिन और उससे होने वाली बीमारी दे रखी, कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बताओ। देखो विटामिन ए की कमी से होता है रतुंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से होता है, ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता। B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन B3 से होता है स्किन रोग, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, बच्चों में जो हड्डियां कमजोर हो जाती है वो विटामिन डी की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है ये बाई बर्थ होता है, जन्म से, अनुवांशिक बीमारी है ये। अगर माँ बाप की कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है तो बच्चे में आएगी ही आएगी। कलर ब्लाइंडनेस है ये आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, आनुवांशिक ये रोग है कलर ब्लाइंडनेस का, विटामिन डी की कमी से नहीं होता। किसने पूछा कौन सा सही सुमिलित नहीं था, यानी कि विटामिन डी का जो दे रखा ना ऑप्शन सी वाला, ये गलत इसमें दिया गया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारे पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, एन एक्टिव केमिकल यूज्ड इन मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन पाया जाता है। मच्छर भगाने वाले तो उनमें पाया जाता है एलेथ्रीन्स, एलेथ्रीन उनमें पाया जाता है, जो मच्छर भगाने की दवाई होती है उनके अंदर। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 90 है कि ऑन विच डेट डिड जगन्नाथ धाम टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। देखो उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी के अंदर, उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था 30 अप्रैल 2025 को। 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, उस समय की बात है ये।
जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उड़ीसा के जो पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उसके तर्ज पर, उसी के आधार पर, उसी जैसा। प्रश्न नंबर 91 है बुद्ध का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? बुद्ध का कांटा, और यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध का कांटा कहानी कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी आंसर होगा। 92 है वन वर्ड बताना आपको, डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, और इसको बोलते हैं रेसिटल। रेसिटल, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 है मानव हंस के लेखक कौन है? मानव हंस, और वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हाउ मेनी टाइम्स इज द हाइट ऑफ द कोन कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द सरफेस? भाई एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक गोले का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। और एक चीज और बराबर है क्या? दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई और गोले का व्यास से कितनी गुनी होगी? भाई शंकु की ऊंचाई h है, गोले का व्यास d है, तो ये इसका कितना गुना है? x गुना। तो x का मान बताना है। देखो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा, टोटल सरफेस एरिया कोन का, वो होता है कितना है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर होती है रेडियस, एल होती है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। किसके बराबर है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल की, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर के। इधर आर और इधर आर दोनों बराबर हैं। शंकु की रेडियस और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर दे रखी है। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, यानी कि पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो अंदर क्या बनेगा? पाई से पाई कट जाएगा, अंदर क्या बनेगा? आर से आर कटे, पाई आर से पाई आर कट जाएगा, इधर 4 आर बचेगा, अंदर बचेगा आर प्लस एल। भाई ये पाई से पाई, इधर देखो ये पाई से पाई कट गया, ये एक आर से एक आर कट गया, यहाँ बच गया आर प्लस एल किसके बराबर? 4 आर के बराबर। आर आगे इधर घट जाएगा, तो एल बनेगा 3 आर के बराबर। स्लैंट हाइट है वो 3 गुणा में रेडियस के बराबर आ चुकी है। हमने बताना है हाइट किसके बराबर है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई जो शंकु की होती है, देखो शंकु ऐसे बनता है, ये इसकी ऊंचाई होती है h, ये नीचे रेडियस r, ये स्लैंट हाइट l। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, h जो स्लैंट हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई l बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर। l है 3r के बराबर तिर्यक ऊंचाई, तो 3r का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर। 3r का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर। ये r स्क्वायर इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि 8r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अनरूट करेंगे तो h बराबर 8r स्क्वायर का टोटल रूट स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आएगा अनरूट 8r। अनरूट 8r किसके बराबर होता है? 2 अनरूट 2r के बराबर, 2 अनरूट 2r के बराबर। अब देखो h किसके बराबर आ गया? 2 अनरूट 2r। और डायमीटर का रेशियो पूछा है, तो डायमीटर होता है 2 गुना में r, तो यानी कि कितना आ गया? अनरूट 2 गुना में डायमीटर। तो हाइट डायमीटर का कितना गुना हो भाई? अनरूट 2 गुना। हाइट डायमीटर का कितना गुना हो भाई? अनरूट 2 गुना हो गई। ये त्रिज्या का रेशियो है, हाइट बराबर 2 अनरूट 2r, और 2 गुना में r होता है डायमीटर, तो 2r की जगह डायमीटर रखेंगे तो अनरूट 2 गुना में डायमीटर। तो हाइट डायमीटर का कितना गुना हो भाई? अनरूट 2 गुना। तो प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा अनरूट 2 गुना। 95 नंबर है कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो घरों में होती है तो वो करती है, जो बिजली से आती है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और जनरेटर होता है वो उल्टा काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, जनरेटर वाला। ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करता है वो है जनरेटर। दोनों चीज ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 96, वॉइस चेंज करो इसकी। एक्टिव वॉइस दे रखे, पैसिव वॉइस बनाओ इसको। हैज सी वर्कड आउट ऑल द सम्स। हैज सी वर्कड आउट ऑल द सम्स, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हैव ऑल द सम बीन वर्कड आउट बाय हर। अब देखो कैसे आएगा, जो एग्जाम्पल जो सेंटेंस दिया हमारा वो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। हैज हैव दिया गया है, इंटेरोगेशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो हैज हैव के साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो इस हिसाब से, और जो नया सब्जेक्ट है ये आ जाएगा ऑल द सम्स। और हैज देखो ऑल द सम से प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी, बीन आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का,
ठीक है, बाई सी है तो उसका हर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाई हर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है कि हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे कौन से हरियाणा के सीएम थे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ये 2 बार तो हरियाणा के सीएम बने थे, 1977 से 89 और 1987 से 77 से 79 और 87 से 89 और 1989 से 91 तक 2 साल ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे। 2 बार हरियाणा के सीएम बने थे और 1 बार भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे चौधरी देवीलाल। तो 97 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। 98 है कि गिरिधर में कौन सा समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला भगवान कृष्ण, यानी कि बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, ये सारी डिटेल इसको सोल्व करना है, क्या उत्तर आएगा। देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 36 डिग्री बटे में कोसिकेंड स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 58 डिग्री इंटू में सीकेंड स्क्वायर 32 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तब इसमें देखो लास्ट सोल्व करो, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2 की, तो साइन स्क्वायर दे रखा तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कर रखा है। उससे पहले आओ साइन स्क्वायर 58 और सीकेंड स्क्वायर 32, तो देखो सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है 1/कोस स्क्वायर के, तो 1/कोस स्क्वायर 32 लिख सकते हैं सीकेंड 32 को। और कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा के बराबर होता है। तो कोस स्क्वायर 32 को कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 32, यानी कि साइन स्क्वायर 58 डिग्री 90 में से 32 गया 58 बचेगा ना, तो मतलब यहाँ के इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर 58 डिग्री, 58 से 58 कट जाएगा, ये आएगा 2। या फिर इसको कोस में कर लो, साइन स्क्वायर 58 होता है कोस स्क्वायर 32 के, और 1/कोस 32। लास्ट के दोनों सोल्व हो गए। अब करते हैं आगे का ये वाला। तो देखो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। सीकेंड 54 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसिकेंड 36 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि सीकेंड 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोसिकेंड के बराबर, तो सीकेंड 54 डिग्री होगा कोसिकेंड 36 के, और ये कोट 36, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है 1 के। सेम ऐसे नीचे कोसिकेंड 57 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा सीकेंड 33 के बराबर, तो सीकेंड स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, प्लस में इधर से 2 आ गया, इधर से माइनस में 1/√2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको 2 और 1 3, माइनस 1/√2 का हो गया 1/2 स्क्वायर करें तो 3 में से आधा गया, कितना बच गया 5/2, या फिर 2 से 1/2। ध्यान से देख लो ये सॉल्यूशन इसका आराम से तसल्ली से। तो प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन है उत्तर हो जाएगा 5/2। आखिरी प्रश्न है, विपिन said to Lokesh, this boy who is playing cricket is the younger of the 2 brothers of my father's wife's daughter. How is the boy related to Vipin? विपिन ने लोकेश से कहा कि यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है, वो मेरे पिता की पत्नी, देखो मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरे पापा की पत्नी, यानी क्या हो गई मेरी मम्मी, माँ हो गई मेरी मम्मी, मम्मी की बेटी कौन हो गई मेरी बहन, मेरी बहन के 2 भाई में से छोटा है, इसकी बहन के 2 भाई हैं, तो एक तो खुद विपिन हो गया और दूसरा वो जो क्रिकेट खेल रहा है वो इसका भाई हो गया, तो क्रिकेट खेला लड़का विपिन का क्या लगेगा भाई लगेगा, छोटे वाला भाई लगेगा, ठीक है। पिता की पत्नी की बेटे हैं, खुद की बहन होगी, बहन के 2 भाई हैं, तो एक तो खुद हो गया और एक जो क्रिकेट खेल रहा है वो हो गया, क्या लगेगा वो भाई लगेगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था हरियाणा ग्रुप डी के लिए। 100% थे, 100 के 100 हमने डिटेल में करे हैं, रिटर्न में सॉल्यूशन सभी का हमने प्रोवाइड करवाया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मेथड, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। अगली क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 9 के साथ हम मिलेंगे। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।